हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए 2018 सीटेट के MCQs लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। ये पियाजे के सिद्धांत से दिया गया प्रश्न है, जिसमें ये प्रश्न है कि कौन सा लिमिटेशन जो है वो प्री ऑपरेशनल थॉट का नहीं है। प्री ऑपरेशनल थॉट क्या होता है, तो हम लोग इसमें कई चीज़ों का जिक्र हुआ है। प्री ऑपरेशनल थॉट में ये पहला है डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक, दूसरा है ईगोसेंट्रिज्म, और तीसरा है इरिवर्सिबिलिटी, और चौथा है टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट। तो पहला हम डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक जो है वो क्या करता है कि बच्चा जो भी है वो सिंबॉलिक थॉट यूज करता है। किसी भी चीज़ के लिए वो सिंबल के साथ उसको ऐसे जोड़ता है, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 साल का जब बच्चा होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब वो कुछ भी करने के स्थिति में नहीं रहता है, तो उसमें क्या होता है कि वो सिंबल का यूज करता है। और उसका जब उस प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो बहुत छोटा होता है, उसका लैंग्वेज की एक्टिविटीज़ भी बहुत लिमिटेड होती है, तो वो यूज करता है सिंबॉलिक यूज करता है। तो डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक उस समय होता है। फिर ईगोसेंट्रिज्म क्या है, हम लोग एक एक को समझ लें फिर इसका आंसर करेंगे। तो ईगोसेंट्रिज्म है कि किसी की इनएबिलिटी। ईगोसेंट्रिज्म बच्चों में जो होता है कि वो नहीं समझ पाता है, या कोई भी व्यक्ति जो नहीं समझ पाता है कि दूसरे का व्यू क्या है, वो हो सकता है कि उसका व्यू जो है उससे दूसरे का व्यू अलग हो, इसको एक्सेप्ट करने में जो प्रॉब्लम होती है उसे ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। उसके बाद है इरिवर्सिबिलिटी, बच्चे के प्री ऑपरेशनल स्टेज से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि वो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें बच्चा एक बार उसको लगता है कि जो हो गया वो उसको फिर बदला नहीं जा सकता है। तो इसके लिए जैसे मान लो कोई बॉल है फुला, उसमें हवा भर के फुलाया गया है, और उसको अगर पिचका दिया जाए तो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि इसको वापस फिर कैसे बॉल बनाया जा सकता है। मतलब जो एक्शन कर दिया गया उसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हुई। और टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेट। तो इसका आंसर है डी, टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट। यह लिमिटेशन प्री ऑपरेशनल स्टेट का नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका आंसर है टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट। तो दूसरा क्वेश्चन है कि प्ले हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट। मतलब खेल का बच्चों के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है। इस कौन सा कारण को छोड़ के? इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, इट इज जस्ट ए प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, दे एक्वायर न्यू स्किल एंड लर्न व्हेन दे यूज देम, दे गेन मास्टरी ओवर द बॉडी। तो इसमें है कि कौन सा नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा कारण को छोड़कर बाकी सारा कारण है कि खेल का सिग्निफिकेंट रोल है बच्चे के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। तो ये स्टिमुलेट देयर सेंसेस, ठीक है, उनके सेंसेस को स्टिमुलेट करता है। सब चीज़ 5 सेंस है जिसका यूज वो करते हैं खेलते समय, तो वो उसका पावर बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है। इट इज़ जस्ट ए प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, ये वाला आंसर है कि ये नहीं होता है। दे एक्वायर न्यू स्किल, जब वो खेलते हैं तो, और लर्न व्हेन टू यूज देम, नया स्किल सीखते हैं, और उसके बाद कुछ बैलेंस करना सीखते हैं, कुछ पकड़ना सीखते हैं, कुछ होल्ड करना कुछ टाइम तक। तो ये सारी चीज़ों को फिर जब ज़रूरत होती है तो उसको यूज करते हैं। दे गेन मास्टरी ओवर द बॉडी, खेलने से उनको बॉडी पे मास्टरी होती है धीरे धीरे करके। तो ये आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट्स चिल्ड्रेन टू थिंक क्रिटिकली। इसमें से कौन सा क्वेश्चन बच्चों को क्रिटिकल
थिंकिंग के लिए आमंत्रित करता है। इनवाइट्स चिल्ड्रेन टू थिंक क्रिटिकली। कौन सा क्वेश्चन? व्हाट इज द राइट आंसर? अगर पूछा जाए कि इसका सही आंसर क्या है। दूसरा, कैन यू थिंक ऑफ ए स्मॉलर सिचुएशन? स्मॉलर नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है। फिर सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर होगा यहाँ। क्या तुम सिमिलर सिचुएशन के बारे में सोच सकते हो? ठीक है। तीसरा है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस, और चौथा है डू यू नो द आंसर टू दिस। तो इसमें बच्चों को ज़्यादा सोचने के लिए, क्रिटिकली सोचने के लिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस, ये बच्चे को क्रिटिकली सोचने के लिए बाध्य करता है। तो इसका आंसर होगा सी। फिर अगला क्वेश्चन है Which of the following describes the progressive education in best way? Thematic units, regular units, ranking, personalized learning ability, grouping, labeling students, project method, ability grouping, ranking, learning by doing, project method and cooperative learning। पहले हम सबको एक एक करके समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका आंसर लिखेंगे। पहले सब नए नए टर्म्स हैं जिनको समझना जरूरी है आंसर देने के लिए। तो सबसे पहले हमें समझना है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझना है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड जो था पहले लर्निंग का और टीचिंग का, उसमें बदलाव जो आया वो क्या हुआ कि अब फॉर्मल लर्निंग से ज़्यादा एक्सपीरियंस लर्निंग पर जोर दिया गया। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन रिस्पॉन्स टू ट्रेडिशनल मेथड, जो पहले का मेथड था उसका रिस्पॉन्स है, जो कि एजुकेशन मूवमेंट में क्या होता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देता है? एक्सपीरियंस को। देन फॉर्मल लर्निंग, मोर स्ट्रेस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग टू डेवलप चाइल्ड्स टैलेंट। मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन में करके सीखना, एक्सपेरिमेंट करके सीखना, ये सब चीज़ एक्सपीरियंस से सीखना, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। देन फॉर्मल लर्निंग, मतलब जो रटा रटाया या सिखा दिया गया, जो बिना देखे पढ़ के याद कर लेना है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन इस पर जोर नहीं देता है, बल्कि खुद करके एक्सपेरिमेंट करके चाइल्ड के टैलेंट को बढ़ाने पर जोर देता है। अब इसमें एक है थेमेटिक यूनिट। थेमेटिक यूनिट का मतलब क्या होता है कि यह एक ऑर्गेनाइजेशन है करिकुलम का। करिकुलम मतलब जिसमें कि आपका ये स्कॉलिस्टिक और नॉन स्कॉलिस्टिक, को करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटी दोनों चीज़ जुड़ा होता है। तो करिकुलम में क्या होता है कि ये करिकुलम का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि सारा करिकुलम जो है वो सेंट्रल थीम के अराउंड होता है। इसमें क्या है कि इसमें सीरीज ऑफ लेसन्स होता है जो कि सभी विषयों को मिलाकर बनता है। सभी करिकुलम के सारे विषयों को मिलाकर, जैसे मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, ये सब को मिलाकर एक मेन थीम बनता है और उस चारों ओर लेसन्स को क्रिएट किया जाता है, जिसमें कि लेसन को क्रिएट करने के लिए रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, साइंस सबकी मदद ली जाती है। तो इसे कहते हैं थेमेटिक यूनिट। मतलब कि करिकुलम के सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर एक सेंट्रल यूनिट के चारों ओर सभी सब्जेक्ट्स की टॉपिक्स को तैयार किया जाता है, जिसमें कि सभी तरह के कंटेंट एरिया को लेकर रीडिंग, राइटिंग सबको मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है रेगुलर यूनिट, जो करिकुलम में है दिया हुआ रेगुलर यूनिट। फिर रैंकिंग हुआ कि स्टूडेंट्स की रैंकिंग करते हैं हम उनके रिजल्ट के आधार पर। फिर पर्सनलाइज्ड लर्निंग में क्या हुआ कि किसी को भी हम पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एक एक स्टूडेंट को हमने कस्टमाइज्ड लर्निंग कहा कि हर एक क्लास में बच्चे गिफ्टेड भी हैं, स्लो लर्नर भी हैं, सब तरह के बच्चों को लेकर अब समावेशी शिक्षा चल रही है। तो उसमें हर बच्चे के हिसाब से जो शिक्षा दी जाती है उसको कस्टमाइज्ड या पर्सनलाइज्ड लर्निंग कहते हैं। फिर एबिलिटी ग्रुपिंग क्या होता है कि बच्चों की एबिलिटी के हिसाब से ग्रुप बनाना और उनको उस हिसाब से पढ़ाना और टास्क देना। लेवलिंग स्टूडेंट्स क्या होता है? लेवलिंग स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये बच्चों में को लेबल कर दिया जाता है जिससे कि उनका सेल्फ स्टीम लो हो जाता है।
और उनके हेल्पलेसनेस को बढ़ावा देता है। ये सही नहीं माना जाता है। इसमें स्टूडेंट फील करते हैं कि वो अच्छा नहीं किए, इसलिए उनको लेबल कर दिया गया और इससे उनका सेल्फ स्टीम लो हो जाता है। फिर है प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है और उस प्रोजेक्ट पर सभी बच्चे एक्टिव होकर काम करते हैं। फिर एबिलिटी ग्रुपिंग तो हम लोग बात कर लिए, रैंकिंग भी हो गया। लर्निंग बाय डूइंग, हम लोग जानते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है, करके सीखना। फिर है प्रोजेक्ट मेथड और फिर है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ एबिलिटी को यूज करके ए वैरायटी ऑफ, कोऑपरेटिव लर्निंग में सभी मिलकर लर्निंग करते हैं, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ एबिलिटी, सब छात्रों की अलग अलग एबिलिटी को यूज करके वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ को लाया जाता है। बहुत तरह के लर्निंग एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे कि बच्चों अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स में बढ़ सके। मतलब कि एबिलिटी के, मतलब हर एबिलिटी के बच्चे हैं तो अलग अलग एक्टिविटीज़ को लाया गया सब लेवल्स के एबिलिटी के लिए। और लर्निंग एक्टिविटीज़ बहुत तरह के हुए जिसको कि बच्चों के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन ए बेस्ट वे। ठीक है, तो इसका आंसर है तो ये लर्निंग बाय डूइंग और प्रोजेक्ट मेथड और कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को बढ़ावा किससे किससे मिलेगा, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड और कोऑपरेटिव लर्निंग। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इटसेल्फ। प्रोग्रेसिव लर्निंग अभी हम लोगों ने समझा। क्या है प्रोग्रेसिव लर्निंग? प्रोग्रेसिव लर्निंग है कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग को हटाकर एक्सपेरिमेंट के आधार पर और एक्सपीरियंस के आधार पर बच्चों को सिखाना, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो एक्सपीरियंस को देता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है कि स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रेन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। अब तो ये सवाल उठ रहा है कि अब एक्सपीरियंस से सीखना है तो स्कूल की क्या ज़रूरत है। दूसरा है एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। तीसरा है लाइफ इज ए ट्रू एडुकेटर। चौथा है स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन है तो जब हम सोशल और नेचुरल वर्ल्ड में बच्चों को ले जाएंगे पढ़ाने के लिए तो क्या होगा कि वो एक्सपीरियंस से भी सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट से भी सीखेंगे। तो एजुकेशन इसमें बी, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंट्रीब्यूशन टू कोलबर्ग थ्योरी। कोलबर्ग की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है। कोलबर्ग क्या बताते हैं? कोलबर्ग की थ्योरी बताती है कि ये स्टूडेंट के डेवलपमेंट का कितना स्टेज होता है? 3 स्टेज होता है ना, परंपरागत, पूर्व परंपरागत और पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पोस्ट परंपरागत या उत्तर परंपरागत। तो पूर्व परंपरागत में बच्चे जो होते हैं कोलबर्ग के थ्योरी के हिसाब से वो बच्चे क्या होते हैं, वो दंड और पुरस्कार की भाषा को समझते हैं और उसके लिए वो 4 से 10 वर्ष की अवस्था में होते हैं और वो अपने व्यवहार, उनकी जो नैतिकता की परिभाषा होती है वो दंड और पुरस्कार पर निर्भर करती है। और उनकी नैतिकता वो पूरी तरह से मतलब शुरू नहीं होती है, उन्हें पूरी तरह से समझ में नहीं आता है, क्योंकि बालक जो होता है 4 से 10 वर्ष का वो शारीरिक रूप और मानसिक रूप से क्या होता है, इमैच्योर्ड होता है। तो उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नैतिकता की परिभाषा दंड और पुरस्कार तक सीमित होती है। उसको फिर परंपरागत अवस्था में क्या होता है कि वो बच्चा जो है वो 10 से 13 साल का होता है और उसका व्यवहार माता पिता, दोस्तों को अच्छा लगे ऐसा व्यवहार करता है, जिसमें कि उसकी नैतिकता की विकास क्या होती है, प्रशंसा पाने के लिए होती है। तो इसे प्रशंसा की अवस्था भी या स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन भी कहा गया है। तीसरी अवस्था में 13 साल से ऊपर के बच्चे आते हैं जो समाज के नियमों का पालन करता है लेकिन उसकी नैतिकता
जो है वो सामाजिक नियमों के अनुसार खुद को ढालने में होती है, और वो क्या करता है कि जहाँ पर गलत उसे लगता है तो वो अपने विवेक से भी काम करता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो जो न्याय मतलब नैतिकता जो होती है उसमें वो इंटरफेयर भी करते हैं और उसको गलत करके अपने हिसाब से भी करना चाहते हैं। तो ये है कोलबर्ग की थ्योरी जो हमें बताती है। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज कंट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। द थ्योरी हैज elaborated testing procedures. It establishes a clear relationship between moral reasoning and action. His belief is that children are moral philosophers. His theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity. तो इसका आंसर होगा इट एस्टैब्लिशेस ए क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन। मतलब नैतिकता का क्या है कि एक्शन और रीजनिंग में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, अगला है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स टू या रेफर्स टू। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे ZPD भी हम कहते हैं, ठीक है, ZPD भी कहा जाता है शॉर्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर समय आ रहा है, हर बार ये क्वेश्चन आया है। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है हमने पहले भी बताया कि जोन ऑफ कोई बच्चा खुद से सीखने लगता है, कोई बच्चा कुछ सीखता है तो पहले वो किसी की मदद लेता है। ठीक है, मदद लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पहले तो सीखता है, इंटरनलाइज करता है, उसके बाद वो स्वयं से सीखना, पहले स्वयं से सीखता है, फिर वो किसी से मदद लेता है, सहारा लेता है, जिसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, और तीसरा आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि यह वो टाइम होता है कि जब वो खुद से करता है, खुद नहीं, किसी की मदद से सीख रहा है, उसके बाद वो फिर खुद से करने लगेगा। तो किसी की मदद से सीखा जितना दिन, उसके बाद खुद से करने जब जाता है, वो जब शुरू करता है खुद से करना, तो इस बीच का जो समय का अंतराल होता है, मदद से सीखना और खुद से करना, इन दोनों के बीच में जो टाइम होता है उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है, इसको हमने तो पढ़ा नहीं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसका आंसर है ए कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रेन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म ए टास्क ऑन देयर ओन विथ राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। ये बी है, हमने अभी यही डिस्कस किया, आंसर भी यही होगा। पहला था डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। ये वाला स्टेज में चाइल्ड खुद से नहीं सीख करता है पूरी तरह, बल्कि जब ये दोनों के बीच में टाइम का गैप होता है, इसको हम कहते हैं ZPD यही है। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, द पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विथड्रॉन, द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल। ये तीनों नहीं होगा, जब भी ZPD का क्वेश्चन आएगा उसका यही होगा कि एक अपने से बना सकते हैं, टास्क पूरा कर सकते हैं, लेकिन विथ राइट सपोर्ट, उनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये जो ड्यूरेशन होता है ना कि खुद से करने का और सपोर्ट से करने के बीच का जो समय होता है उसको ZPD कहा जाता है। एंड एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी क्या होता है? एंड एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी किसको कहते हैं? एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि वो ऐसा व्यक्ति जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों हो, ठीक है, जिसमें दोनों के सिम्टम्स हों, तो ऐसे व्यक्ति को हम एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी कहते हैं। वो क्या है? हैज ए बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसीडर्ड एज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स टू बी असर्टिव एंड एरोगेंट, adheres to stereotypical gender role prevalent in the society, और refers to man with feminine traits। नहीं, इसमें क्या है कि बैलेंस है दोनों का, मतलब फेमिनिन ट्रेट्स भी है और मैस्कुलिन ट्रेट्स भी है। ठीक है, तो इस ऐसी पर्सनालिटी को एंड्रोजेनस कहते हैं। मतलब हायर डिग्री है दोनों का, हायर डिग्री ऑफ फेमिनिन ट्रेट्स भी है और मैस्कुलिन ट्रेट्स भी है। जैसे इसमें उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं बहुत सारे रॉक स्टार्स होते हैं
माइकल जैक्सन जो था वो एंड्रोजेनस पर्सनालिटी का उदाहरण था। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है the development from central part of the body towards the peripheries of external or externalities denote, मतलब बीच के शरीर के मध्य हिस्सा से शुरू होकर जब विकास शरीर के बाहरी हिस्सों तक आता है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेडिएटेड डेवलपमेंट नहीं, डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रित विकास भी नहीं, तो इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ये क्या होता है इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट जो होता है वो डिस्क्राइब करता है डेवलपमेंट का जनरल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल टू स्टार्ट एट द सेंटर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेलोकेट्स आउटवर्ड्स फ्रॉम देयर। सेंटर ऑफ द बॉडी से शुरू होकर बाहर की ओर जाता है। पहले बच्चे क्या करते हैं, पहले अपने वो पेट के बल पे होकर फिर पैर को हिलाते हैं, उसके बाद वो फिंगर्स और मोटर स्किल्स जो फाइन मोटर स्किल्स होता है उससे मूवमेंट शुरू करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि पहले बच्चे पलट जाते हैं, फिर पेट के बल पे वो हिलाते हैं, फिर फिंगर का मूवमेंट जो शुरू होता है, तो इसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब पहले सेंटर फिर आउटवर्ड। अगला है स्कूल चिल्ड्रन। School is an institution of socialization of children where school children occupy central position. School routines occupy central position. School activities occupy central position. School teachers occupy central position. अब आपको बताना है कि स्कूल क्या है। स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पर सोशलाइजेशन का चिल्ड्रन वहाँ पर उस पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है ये आपको बताना है। स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई, सोशलाइजेशन के लिए सबसे व्यक्ति चाहिए ना, एक्टिविटीज नहीं चाहिए, तो स्कूल चिल्ड्रन सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट कि द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्स इट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। ये अपना अंडरस्टैंडिंग कहाँ से लाया? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो बनाया गया तो किस आधार पर बनाया गया? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव थ्योरीज एंड ह्यूमनिज्म। एक करके हम देखेंगे। बिहेवियरिज्म क्या है, व्यवहारवाद क्या है? तो व्यवहारवाद का सिद्धांत हम लोगों को किसने दिया है? ये हमने जितने भी लर्निंग का सिद्धांत है, क्लासिकल, ऑपरेंट, वाटसन का दिया हुआ, स्किनर का दिया हुआ, थॉर्नडाइक का दिया हुआ जो भी सिद्धांत है वो सारा चीज़ हमें व्यवहार का बिहेवियरिज्म को बताता है। इसमें क्या है कि ह्यूमन और एनिमल जो भी हैं उनका जो साइकोलॉजी है वो कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, तो उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करके। बिहेवियरिज्म हमें ये बताता है कि ह्यूमन और एनिमल के साइकोलॉजी को हम उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। ठीक है, तो बिहेवियर क्योंकि ऑब्जर्वेबल एक्शन होता है जिसे हम देख सकते हैं। थॉट जो है वो मेंटल प्रोसेस है, वो हम उसे नहीं देख सकते, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका बिहेवियरिज्म इन शॉर्ट। और बिहेवियरिस्ट कौन कौन थे? तो वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये इन सब का नाम आता है जिन्होंने एनिमल पर स्टडी किया और उनके बिहेवियर को बताया। होलबर्ग भी उसमें था। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या आता है? कंस्ट्रक्टिविज्म एक थ्योरी ऑफ एजुकेशन है जो बताता है कि लर्नर का जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी सीखता है लर्नर जो है, उसका अंडरस्टैंडिंग जो होता है या नॉलेज जो भी होता है वो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस पर होता है। वो पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर होता है। स्कूल में पहुंचने के पहले, जब वो स्कूल में एडमिशन लेता है, उसके पहले उसका जो भी नॉलेज होता है उसके अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर होता है। इसमें कहता है कि ये थ्योरी का मानना है कि लोग खुद से अपना नॉलेज
को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी हमको ये बताता है। और कॉग्निटिव थ्योरी क्या बताता है कि ये साइकोलॉजी का ये थ्योरी है जो बताता है कि ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। कैसे एक्सप्लेन करता है कॉग्निटिव थ्योरी? तो आपके थॉट प्रोसेस को समझकर, ठीक है। तो ये थेरेपिस्ट जो भी होते हैं वो कॉग्निटिव थ्योरी का यूज करते हैं किसी भी मनुष्य के जो सामंजस्य में स्थापित करने में किसी मनुष्य को जो प्रॉब्लम होता है उसको समझने के लिए वो कॉग्निटिव थ्योरी को अप्लाई करते हैं और उस व्यक्ति के थॉट पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और उसमें कोई मैल एडजस्टमेंट दिखता है तो उसको फिर वो ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और जो कि डिस्ट्रक्टिव टाइप का थॉट प्रोसेस है उसको कंस्ट्रक्टिव करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमनिज्म क्या है? ह्यूमनिज्म एक फिलोसॉफिकल स्टांस है जो बताता है कि ह्यूमन बीइंग्स का वैल्यू और एजेंसी, और कहता है कि ह्यूमन नीड्स और वैल्यूज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनका तो ये मानना है कि रिलीजियस बिलीफ से भी ज़्यादा ह्यूमन इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन का नीड्स इम्पॉर्टेंट है और उनका डिज़ायर इम्पॉर्टेंट है। तो वो जो धार्मिक विश्वास है उससे ज़्यादा मनुष्यता को उन्होंने मनुष्यता को इम्पॉर्टेंस दिया। और ह्यूमनिज्म एक फिलोसॉफिकल व्यू है। उसमें ये कहना है, उन्होंने उदाहरण देकर बताया, ह्यूमनिस्ट लोग का कहना है कि ह्यूमनिज्म इज प्लांटिंग वेजिटेबल इन फ्लावर बेड। फ्लावर बेड फ्लावर के लिए होता है, लेकिन अगर उसमें वेजिटेबल लगाया जा रहा है तो क्या हुआ? ये ह्यूमन नीड के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? फ्लावर से ज़्यादा वेजिटेबल ज़रूरी है। तो ये इस चीज़ को महत्व देता है कि फ्लावर बेड में भी सब्जी लगाया जा सकता है। अगर ऐसा अप्रोच है तो इसको ह्यूमनिस्ट अप्रोच या ह्यूमनिज्म के तहत लाते हैं। तो ये जो करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्टिविज्म के तहत लाया। इसमें क्या है कि कोई भी बच्चा जब स्कूल में या सीखने जाता है तो उसके पहले वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखता है। तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस के नॉलेज को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया गया। सो दैट्स ऑल। फिर मैं एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें 2018 का भी चलेगा, 1-2 दिन और चलेगा, उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूँगी। थैंक यू।